गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बीम ऑफ लाइट के बारे में बात कर लिया था। मतलब प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब हम किसी बॉल को किसी दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार पे फेंकने की वजह से क्या वो बॉल उस दीवार को पार करके दूसरी ओर चली जाती है? नहीं जा पाती है। जिस ओर हम खड़े होते हैं उसी ओर वो बॉल वापस आ जाती है। हो सकता है हमारे पास आ जाए, हो सकता है हमारे दाएं चली जाए, हो सकता है हमारे बाएं चली जाए। तो वापस लौटने की इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर कोई ये बॉल है, कोई दीवार, ये यहाँ पर एक बॉल है, ये इस बॉल को किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, हिट कर दिया, मतलब फेंक दिया। ऐसे दीवार पे हिट किया, दीवार पे टकराएगी। दीवार पे टकराने के बाद इस बॉल का क्या होगा, या तो हो सकता है ये ऐसे नीचे चली जाएगी, हो सकता है ऊपर चली जाएगी, हो सकता है इधर चली जाए, हो सकता है इधर चली जाए, हो सकता है जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते में वापस लौट आए। तो वापस लौटने की इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। देखिए, इसी परावर्तन की ही वजह से हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, इस मार्कर को आप देख पा रहे हैं, इस फ्लैग को देख पा रहे हैं। मतलब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, मैक्सिमम वस्तुओं को हमें देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ये प्रकाश की इस घटना की। अगर ये घटना ना होती तो हम इस बोर्ड को नहीं देख पाते या इस फ्लैग को नहीं देख पाते। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कमरा है, ये एक रूम, और इस कमरे में एक व्यक्ति है। कमरे में एक व्यक्ति है। इसके सामने एक और कमरा है, कुछ दूरी पर दूसरा कमरा, और इन कमरे के जो सामने की जो ये दीवार है, ये दोनों पारदर्शी हैं, मतलब एक कांच की बनी हुई है जिसके आर पार देखा जा सके। मतलब ये व्यक्ति जब इस दीवार से देखेगा तो इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं उसे दिखाई देंगी, क्योंकि दोनों कैसी हैं? पारदर्शी हैं, कांच की बनी हुई हैं। और इस कमरे में एक बुक रखी गई है, बुक। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर डार्क हो, अंधेरा, अगर यहाँ डार्क है अभी और यहाँ भी डार्क है, तो क्या ये व्यक्ति इस बुक को देख पाएगा? यहाँ भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा है, नहीं देख पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग लाइट कर देते हैं, लाइट, प्रकाश, लाइट, और यहाँ पर अभी भी डार्क रहने देते हैं, अंधेरा ही रहने देते हैं। तो क्या ये व्यक्ति अभी इस बुक को देख लेगा? जहाँ पे व्यक्ति है उसके पास क्या कर दिया गया? लाइट, यहाँ प्रकाश कर दिया गया। जहाँ पे बुक रखी गई है अभी भी वहाँ अंधेरा है, तो क्या उसको देख लेगा ये? तो आंसर क्या होगा? अभी भी उसे नहीं दिखेगा। अब तीसरी कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम डार्क कर दें, डार्क मतलब अंधेरा, और यहाँ पर लाइट कर देते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वस्तु रखा गया, ये बुक रखी गई है। अब इस व्यक्ति के पास तो अंधेरा हो गया, मतलब इस कमरे में अंधेरा है, इस कमरे में रोशनी हो गई, उजाला हो गया है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ था उस बल्ब को क्या कर दिया गया? जला दिया गया। बल्ब जलने लगा तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होने लगी, चारों तरफ फैल गई कमरे में। तो क्या ये व्यक्ति अभी इस बुक को देख लेगा? हाँ, देख लेगा, क्योंकि ऐसा हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हाँ, अब यह बुक इस व्यक्ति को विजिबल होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर बात करें, यहाँ भी लाइट कर दें हम लोग और यहाँ भी लाइट कर देते हैं,
अब बताइए, जहाँ व्यक्ति है उसके पास भी प्रकाश है और बुक जो ऑब्जेक्ट रखी है उसके पास भी प्रकाश है, मतलब इस कमरे में भी प्रकाश है, तो क्या ये व्यक्ति इसको देख लेगा? तो आंसर क्या होगा? हाँ, अभी भी देख लेगा। तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आया कि जिस वस्तु को हमें देखना होता है उसके पास प्रकाश होना चाहिए, चाहे उसके पास खुद का प्रकाश हो या उसने कहीं से प्रकाश को ग्रहण किया हो। ठीक है ना? जब इस कमरे में अंधेरा था, यहाँ भी अंधेरा था, तो बुक हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है ना? इस कमरे में लाइट कर दिया गया, मतलब जहाँ व्यक्ति उसके पास लाइट कर दिया गया, और यहाँ जहाँ बुक जिसको हमें देखना है वहाँ भी डार्क मतलब अंधेरा है, तो भी बुक हमें दिखाई नहीं देगी। अब तीसरी कंडीशन हमने क्या कर दिया, जहाँ व्यक्ति वहाँ पे डार्क कर दिया, अंधेरा कर दिया, जहाँ पे बुक लाइट कर दिया मतलब उसे प्रकाश में कर दिया। इसके पास प्रकाश है, जो बल्ब था बल्ब को जला दिया, बल्ब के जलने की वजह से ये प्रकाश का उत्सर्जन करने लगा, जिससे प्रकाश की किरणें इस पूरे कमरे में फैल गई, जिससे ये बुक हमें दिखाई देने लगा, बुक दिखाई देता है। अब हमने चौथी कंडीशन क्या है कि इससे जहाँ पे व्यक्ति है उसके पास हमने क्या कर दिया, लाइट कर दिया, मतलब यहाँ भी बल्ब को जला दिया, यहाँ पे बल्ब लगा था इस बल्ब को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, बल्ब जलने लगा, प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। तो यहाँ भी प्रकाश चारों कमरे में चारों ओर फैल गया, और यहाँ भी कमरे में चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो भी ये वस्तु को देख लेता है। ठीक है ना? तो ये जब इसके पास प्रकाश नहीं था यहाँ, तब नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या कर दिया गया, लाइट किया गया, यहाँ पे बल्ब को जला गया, तो प्रकाश की किरणें चारों कमरों में मतलब चारों ओर कमरे में फैल गई, तो कुछ प्रकाश की किरणें इस बुक पर भी पड़ी, तो उस बुक ने क्या किया, कुछ प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, मतलब वापस लौटा दिया, और वापस वो लौट के प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में, या ये जो व्यक्ति हिस्सा इस व्यक्ति की आंखों में आके प्रवेश कर गई, या इस व्यक्ति की आंखों में चली गई, जिसकी वजह से यह व्यक्ति इस बुक को अब देख लेता है। तो ये बुक को अगर देख रहा है तो किसकी वजह से देख रहा है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये परावर्तन की घटना हो रही है, परावर्तन की वजह से। अगर परावर्तन की घटना ना होती तो ये व्यक्ति इस बुक को नहीं देख पाता। अगर ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है या मुझे दिखाई दे रहा है, तो केवल इसका एक ही रीजन है कि इसमें परावर्तन की घटना हो रही है। इस बोर्ड के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन मेरे सामने जो बल्ब जल रहा है उस बल्ब से इस बोर्ड ने क्या किया, प्रकाश को, कुछ प्रकाश की किरणें आके इस बल्ब पे इस बोर्ड पे पड़ रही हैं, और कुछ ये बोर्ड क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को ग्रहण कर ले रहा है और कुछ किरणों को वापस परावर्तित कर दे रहा है। जो परावर्तित किरणें हमारी आंखों में प्रवेश कर रही हैं, जिससे बोर्ड में विजिबल हो रहा है, जिससे हम इस फ्लैग को देख पा रहे हैं। ठीक है, जिससे सारा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है या मुझे दिखाई दे रहा है। तो किसकी वजह से, परावर्तन की वजह से। अगर परावर्तन की घटना होती, परावर्तन की घटना ना होती तो हम इस लिखे हुए को ना देख पाते, इस बोर्ड को ना देख पाते, और ना ही इस फ्लैग को देख पाते। ठीक है ना? तो ये हो गए परावर्तन की वजह से हम इन सारी चीजों को देख पाते हैं। ठीक है ना? अब आइए परावर्तन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि परावर्तन का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। तो देखिए परावर्तन, जब हेडिंग क्या होगी, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लिखेंगे आप, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं, किसी चमकदार सतह से टकराती हैं, तो टकराने के फलस्वरूप, टकराने
तो टकराने के फलस्वरूप उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं, उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं। वापस लौटने किसी घटना को प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या है डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी चमकदार सतह हो सकती है, आपका दर्पण हो सकता है, ये बोर्ड भी हो सकता है, कोई भी प्लेन सरफेस होना चाहिए, चमकदार सतह होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई चमकदार सतह, हम लोग एक दर्पण लेते हैं, मिरर, जो हम लोग घरों में रोज यूज करते हैं, जिसे शीशा कहते हैं ना, शीशा, कोई प्लेन सरफेस होती है, ये एक परावर्तक तल है, चमकदार सतह है। ये जो साइन बनाया जा रहा है इसका मतलब ये एक तरफ कलई किया गया है। कलई का मतलब जो मिरर होता है, जो परावर्तक तल होता है, उस पर एक लेप चढ़ा दी जाती है, एक जो चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाती है और उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब इसके ऊपर पेंट किया गया है, ये एक साइड और एक साइड ऐसे, मतलब परावर्तक तल है। अब इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वापस लौटने की घटना होगी, परावर्तित हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, या इसको दर्पण भी बोल सकते हैं, मिरर। अब इस पे मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण आई, ये ए परावर्तक तल के बिंदु बी पे टकराई, बिंदु बी पे टकराई, जिस बिंदु पे टकराई गई उसे बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। या इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्टेड प्लेन, या सरफेस भी बोल सकते हैं। आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। विस्थापन बिंदु पर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, जिसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, जिससे आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट।
एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जो प्रकाश की किरण आई है बिंदु बी पे टकराई, टकरा के क्या होगा, उसी माध्यम वापस लौटेगी। ये प्रकाश की किरण किससे आई थी, ये वायु से आई थी चल करके, तो वायु से आई है चल करके, दर्पण से टकराई, माध्यम चेंज हुआ, एक चमकदार सतह से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम मतलब वायु से आई है, वायु में वापस लौट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसको पार करके इस ओर आ जाएगी, ये वायु से आई है, इससे जैसे माध्यम चेंज होगा, इससे टकराएगी बिंदु बी पे, टकरा करके वापस उसी माध्यम में ये लौट जाती है। तो लौटने की इसी घटना को, इसी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वापस जाने वाली इस किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये परावर्तक तल था, परावर्तक तल पे एक किरण आई, एक किरण आके इस बिंदु पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये वापस उसी माध्यम में लौट गई, मतलब ये वायु से आए थे और वायु में वापस लौट गई। तो इसी प्रकाश की किरण को वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं आपतन बिंदु पे। लंब क्यों डाल देते हैं, इस कोण का मेजर करने के लिए, मतलब कि ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, मतलब कितने कोण पे आ रही है, तो इस कोण को मापने के लिए क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। तो इसको शो करते हैं स्मॉल आई से और ये इसको शो करते हैं स्मॉल आर से। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए इसमें जो कुछ चीज़ें उसको हम लोग वन बाय वन स्टेप देखते हैं। इसमें फर्स्टली हम लोग देखें परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। नंबर 1, परावर्तक तल किसे कहते हैं, पूछ सकता है कि परावर्तक तल क्या है। परावर्तक तल तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं जिस तल से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। बात क्लियर हुई है। नंबर 2, या हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि इसको यम नाम दे दे, इसको यन, इसको ये, इसको बी, इसको हमने नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। बोल सकते हैं कि चित्र में यमयन परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। ठीक है। नंबर 2 बात करें आपतित किरण, आपतित किरण इंसिडेंट रे। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना। चित्र में ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है ना। ये हो गई नंबर 3। जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है या गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में भी आपतन बिंदु है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। चित्र में बी आपतन बिंदु है, बी आपतन बिंदु। ठीक है, नंबर 4 बात करें तो नंबर 4 क्या होगा? देखिए, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर अगली हेडिंग हो जाएगी अभिलंब। अभिलंब जिसे नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक लंब डाल दिया गया है, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया गया है। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चित्र में BC अभिलंब है। BC अभिलंब है। नंबर 4 की बात हो गई। नंबर 5, आपतन बिंदु से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो अगली हेडिंग हो जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे मैंने बता दिया आपको, एक बार और देख लेते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में BD परावर्तित किरण है, BD परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये 6वां पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? 6वां पॉइंट हो जाएगा, देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे शो करते हैं I से। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे शो करते हैं I से। अब चित्र में अगर हम बात करें कि इसमें आपतन कोण क्या होगा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ABC। चित्र में ABC या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कोण I आपतन कोण है। कौन सा कोण है ये? आपतन कोण है। आपतन कोण है। नेक्स्ट बात करें, 7वां पॉइंट इसमें हो जाएगा, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। एक बार मैं और रिकॉल करता हूं, परावर्तित किरण व अभिलंब, ये परावर्तित किरण है, वापस गई, इसी को परावर्तित बोलते हैं। तो परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को, मतलब ये जो कोण बना इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे शो करते हैं स्मॉल r से। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चित्र में DBN, D कोण D BC या कोण R, कौन से कोण है ये? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है।
बात क्लियर हुई? तो ये परावर्तन कोण हो गया। तो इसमें कुछ संबंधित ये बातें थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए इसमें परावर्तक तल क्या होता है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले स्टेज में बात कर लिया। आपतित किरण किसे कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ये भी आपतित किरण है। टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में बी डी परावर्तित किरण है। जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में भी आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चित्र में BC अभिलंब है, ठीक है ना। और आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चित्र में ABC आपतन कोण है, जिसे शो करते हैं स्मॉल I से, ठीक है ना। परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे शो करते हैं R से। यहाँ पर ये जो कोण है इसे परावर्तन कोण कहेंगे और इसको किसे शो करते हैं, स्मॉल R से शो करते हैं। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम। तो इसके मुख्यतः दो नियम हैं। इसके मुख्यतः दो नियम हैं। पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके। फिगर वही रहेगा जो हम लोग देखा अभी, रीड किया, जिसे पढ़ा। ये आपका क्या होगा, ये परावर्तक तल है। इसका नाम क्या होगा, यमियन। ये आने वाली किरण हो गई, जैसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, जिस बिंदु पे टकराती है। इसको नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया। इस पे क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, नाम C हो गया। और ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। तो ये हो गया D। इसको क्या बोलते हैं, I। इसको क्या कहते हैं, R कहते हैं, ठीक है, I R। ये I और ये R। हाँ, तो इसके मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर एक, नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, मतलब I बराबर R के होता है। नंबर एक नियम है कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपस में बराबर होते हैं।
आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या यहाँ पर आई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ये पहला नियम है। इसका मतलब कि अगर ये 30 अंश का कोण बन रहा है, आई बराबर अगर 30 अंश है, तो आर का मान भी कितना हो जाएगा, 30 अंश होगा। ठीक है ना, मतलब जितना कोण ये बना के आएगी अभिलंब के साथ, परावर्तित भी उसी कोण पे होगी। अगर ये 30 अंश कोण बना के आ रही है अभिलंब के साथ, तो परावर्तित होगी तो अभिलंब के साथ वो भी कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। अगर मान लेते हैं आपतन कोण यहाँ पर मान आई की जो वैल्यू है वो 45 अंश हो गई है, मतलब 45 अंश का कोण बना के आ रही है, तो यहाँ पे टकराने के बाद जब परावर्तित होगी वो अभिलंब के साथ जो कोण आर्क बनेगा वो भी कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का बनेगा। मतलब ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम अगर हम लोग बात करें तो दूसरा नियम इसका क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु के एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहली बात एक ही बिंदु की बात कर ले, तीनों बिंदु बी पर ही है, यहाँ पे आई, ये तीनों एक ही बिंदु पे हैं और एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही बिंदु में एक ही तल में स्थित होते हैं। अब एक ही तल में स्थित होने का मतलब क्या है, तल का मतलब एक ही समतल में, एक ही प्लेन में। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि ये मान लीजिए अभिलंब हो गया ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये लाइट रे आके ऐसे पड़ी, ये इस पे ये गिरी, ये इसका अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया और ये प्रकाश की किरण आने वाली। आप इसे देखेंगे तो ये हो गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, ये आने वाली किरण है। तो इसका परावर्तन आप जरा देखिए, एक ही प्लेन का मतलब कि एक समतल की हम कल्पना करें यहाँ, तो ये जो प्रकाश की किरण जो परावर्तित होगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये उतना ही कोण बनाकर ऐसे चली जाए, इधर चली जाए या ऐसे अंदर चली जाए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक नियम होगा क्या कि एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, मतलब ये इस तरह से जाएंगी। मतलब इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो प्लेन का मीनिंग क्या होगा, इसे आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो देखिए अभिलंब और ये प्लेन का मतलब कि ये तीनों ऐसे एक ही प्लेन की कल्पना कीजिए कि यहाँ पर एक ये समतल है, तो एक ही समतल में तीनों होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसे मेरी तरफ चला है उतना ही कोण, मान लीजिए ये अभिलंब है, ये 30 अंश का कोण बना के आई, तो इधर ही 30 अंश का ऐसे बना दे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं चाहेंगे। ये भी नहीं हो सकता कि आपकी तरफ ऐसे निकल जाए 30 अंश का कोण बना के ऐसे हो जाए, ये भी नहीं होगा। ये सीधे सीधे जिस तल से आए उसी एक ही समतल में स्थित होंगी, एक ही प्लेन में होती हैं ये। इस तरह से अगर समतल की कल्पना करें तो इस तरह से स्थित होंगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।